Welcome back to my channel Psychology की पाठशाला and I am back with a very important topic of psychology UGC NET psychology and ये मेरे एक लर्नर की रिक्वेस्ट थी कि मैं पीस साइकोलॉजी का भी कुछ पार्ट लेकर आऊँ आपके पढ़ाई के लिए एंड क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो 10th को ही है सो इट टुक मी मैंने ये बहुत ही जल्दी में इसको तैयार किया है बट ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू इन सम और दी अदर वे ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा इन योर एग्जामिनेशन। तो जल्दी से शुरू करते हैं और अगर आपको कोई भी और टॉपिक इसी तरीके से कमेंट करना हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी एग्ज़ाम में आप अपीयर करें, हो सकता है कुछ लर्नर्स आगे के लिए भी पढ़ रहे हो। तो येस यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट क्योंकि आई जस्ट थॉट कि भले ही बहुत डीप आप ना पढ़ो लेकिन आपको नॉलेज सारी होगी तो इसमें इतना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो आपको टाइप्स और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या होता है पीस साइकोलॉजी, वॉयलेंस क्या है, टाइप्स क्या है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो पीस साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है। जब हम पीस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हम कोशिश करते हैं शांति बनाए रखने की, राइट। नॉर्मली लोग ये कोशिश तो नहीं करते ऑफ कोर्स, बट येस पीस साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि हम कैसे सोसाइटी में कम से कम कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करें और पीस लेकर आए, एक पीस क्रिएट करें, राइट। किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स को, हम वॉयलेंस को कम कर सकते हैं। सो बेसिकली पीस साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है कि ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। और ये सिर्फ ये स्टडी नहीं करता है, ये पॉसिबल सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू पॉसिबल सोल्यूशंस कि हम कैसे पीस को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल हो, वो इंटरपर्सनल लेवल हो या फिर सोसाइटल लेवल्स पर हो। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, वन ऑन वन पीस। इंटरपर्सनल मतलब क्या, अपने मन के अंदर कैसे पीस लाए। एंड सोसाइटल लेवल यानी ग्रुप्स एंड द इंटायर सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या इवेलुएट करेगा कि किस तरीके से जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में उनके ह्यूमन रिलेशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी बेसिकली इट ट्राइज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स विदाउट वायलेंस। क्या हम बिना वायलेंस के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इट बेसिकली स्टडीज द इफेक्टिव वेज ताकि हम प्रॉब्लम्स को बिना वायलेंस के रिजॉल्व कर सके। क्योंकि हम हमेशा जो है क्या करते हैं, हम कोशिश मार धाड़, हमारा यही एक मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आज के हमारे टाइम में हम मोस्टली वायलेंस पे बिलीव करते हैं। लेकिन पीस साइकोलॉजी ये ट्राई करता है कि किस तरीके से बिना वायलेंस के हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। और ये बेसिकली किस पे फोकस करेगा, नेगेटिव थिंकिंग पे और उन बिहेवियर्स पे जिन पे चेंज की ज़रूरत है। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे अंदर से वॉयलेंस कब आता है, जब हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं ना। अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो हम लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं ऑफ कोर्स। तो नेगेटिव अगर हमारे जो बिहेवियर्स हैं, इफ़ इट इज़ नेगेटिव इन नेचर, अगर हमारी सोच किसी के लिए नेगेटिव है, इफ़ यू हैव सर्टन काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंकिंग इनसाइड योरसेल्फ, आपके ऐसे बिहेवियर्स हैं जो नेगेटिव इन नेचर है, मारना, किसी को हैरेस करना, किसी को टॉर्चर करना, ऑल ऑफ दीज बिहेवियर्स दीज रिक्वायर्स चेंज। तो ये इस पे भी काम करता है। तो पीस साइकोलॉजी जो है वो क्या हेल्प करेगा कि हम किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करें, हम किस तरीके से कॉपरेशन लाएं, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट को प्रमोट कर सकें। एंड बेसिकली पीस साइकोलॉजी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से हम वर्ल्ड को एक बहुत ही पीसफुल जगह बनाएं फॉर एवरीवन, ठीक है। पीस इज ऑफन रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स एब्सेंस। मतलब पीस जो है वो वॉयलेंस के एब्सेंस से रिकॉग्नाइज किया जाता है। जहां वॉयलेंस नहीं हम कहते हैं वहां पीस है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। देखो दो तरीके के पीस होती है, पॉजिटिव पीस और नेगेटिव पीस। दो तरीके की पीस होती है। अब आप कहेंगे कि अरे पीस तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कैसे हो गई। पीस तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि गैल्टन जो है उन्होंने डिस्टिंक्शन लेकर आए थे। वो बेसिकली गैल्टन एक डिस्टिंक्शन लेकर आए थे
दो तरीके की पीस में कि पॉजिटिव पीस क्या है, नेगेटिव पीस क्या है। सो पॉजिटिव पीस में क्या होता है, मल्टीपल डिसायरेबल स्टेट होती है, जैसे हार्मनी है, जस्टिस है, इक्विटी है, राइट। और नेगेटिव पीस क्या है कि जैसे वॉर नहीं हो रहा है, तो वॉर नहीं है, कोई वायलेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली अगर देखा जाए तो पीस एक इक्विटेबल सोशल ऑर्डर को करता है, यानी पॉजिटिव पीस इसको कहते हैं कि एक अच्छा हर सारे सोसाइटी में एवरीवन इज इक्वल फॉर्म्स ऑफ शेयरिंग एंड एवरीथिंग। और ओवर्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को वो एलिमिनेट करता है, क्योंकि जब हम ओवर्टली वायलेंस करते हैं तो वो एक नेगेटिव पीस लेकर आता है, राइट। अब पीस साइकोलॉजी क्या करता है, पीस साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पीस साइकोलॉजी लोगों को पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व करने में हेल्प करता है। टीम वर्क, कॉपरेशन को प्रमोट करना इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में, राइट। जो प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग तरीके के, उनको कम करता है। इम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग, इम्पैथी का क्या मतलब है, कीपिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज। हम दूसरे के सोच से खुद उस सिचुएशन को सोचते हैं, दूसरे कैसा फील कर रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों पीस साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इनकरेज करेगा। ये आपके अंदर एक दूसरों को कैसे रेस्पेक्ट करें, कैसे हम अंडरस्टैंड करें, है ना, अच्छी कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स, और ग्लोबल एंड सोशल जस्टिस, इस पे काम करता है। तो गैल्टन ने, ये गैल्टन का ही पीस साइकोलॉजी जो है वो गैल्टन लेकर आए थे। एंड उन्होंने पीस को डिफाइन किया कि जब हमारे अंदर एक कैपेसिटी होती है टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स विद एम्पैथी, क्रिएटिविटी एंड नॉन वायलेंट मीन्स। तो बेसिकली गैल्टन किस चीज पे काम करते हैं, एम्पैथी पर, क्रिएटिविटी पर, नॉन वायलेंट पीस पर। तो इनका जो पूरा पीस का जो एक सार है वो ये होता है कि नॉन वायलेंट तरीके से हमें करना है। हम पीस तो मार धाड़ के भी ला सकते हैं, हम बच्चे को चुप करा सकते हैं मार के भी, राइट। एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लो कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, अब हमने उसको मार दिया तो वो शांत होकर बैठ गया, ये क्या है, हम पीस तो ले आए, लेकिन हम कैसे पीस लेकर आ रहे हैं, हम तो वायलेंस कर रहे हैं ना, हमने तो मार धाड़ की तो बच्चा चुप हो गया। लेकिन हमको क्या कोशिश करनी है कि जो बच्चा रो रहा है उसको हम बिना मारे कैसे शांत कराएं। ये एक जेनरिक एग्जांपल मैं दे रही हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि वो बच्चा रो रहा है, उसको हमें चुप कराना है बिना मारे, इसका सल्यूशन निकालना है, दैट इज पीस साइकोलॉजी। तो पीस क्या है, हमारे अंदर की एक कैपेसिटी कि हम एम्पैथी, क्रिएटिविटी और नॉन वायलेंट तरीके से पीस लाएं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, पीस साइंस में जब बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इनकम्पैटिबल गोल्स का क्लैश। हम कुछ चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ चाह रहा है, इनकम्पैटिबल गोल्स कंपैटिबिलिटी कहते हैं ना, एक दो लोगों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, इसका क्या मतलब है, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उनकी सोच ही मैच नहीं है, उनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, अगर हमें, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक जेनरिक एग्जाम्पल, हमें टीवी में मान लो न्यूज़ देखनी है एंड किसी और को हमारे घर में क्रिकेट देखना है, ठीक, ये क्या है, इससे क्या आएगा, टीवी एक ही है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना। इसको हमें सॉल्व करना है, यही कॉन्फ्लिक्ट है ना, जब वो कुछ चाह रहा है, हम कुछ चाह रहे हैं, तो इनकम्पैटिबल गोल हो गया ना, उनका गोल कुछ और है, मेरा गोल कुछ और है, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इनकम्पैटिबल गोल्स का क्लैश। कॉन्फ्लिक्ट एक न्यूट्रल टर्म है, कॉन्फ्लिक्ट बुरा भी नहीं होता और इनहेरेंटली अच्छा भी नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट बुरा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बुरा ही होता है, कभी कभी हम अच्छे चीज के लिए भी तो काम करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल और नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा जब ह्यूमंस सोसाइटीज में है, जब ह्यूमंस सोसाइटीज में एंगेज कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के लेकिन, और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो पॉजिटिवली चेंज करें हम कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन हमारी क्या क्षमता होती है, हम हर चीज में नेगेटिव जाते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ के जब हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो वो क्या होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो पॉजिटिव चेंज भी ला सके, राइट। कॉन्फ्लिक्ट कब नेगेटिव होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट मान लो दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट
तो हो गया। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होना हमेशा नेगेटिव नहीं होता ना, कॉन्फ्लिक्ट को हम नेगेटिव बनाते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम उसको वॉयलेंस से सॉल्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स नेगेटिव व्हेन वी ट्राई टू when we try to resolve it by turning to violence। अब हमको टीवी देखनी है, ठीक है, एक को क्रिकेट देखना है, एक को न्यूज देखना है फॉर एग्जाम्पल। अब इसको हम दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सॉर्ट? उन दोनों में से जो बड़ा है वो मार धाड़ दे और कह दे कि नहीं नहीं मेरा ही चलेगा और तुम्हारा नहीं चलेगा। हमने वायलेंस कर दी, दोनों में मार काट हो गई। या तो देखो, या तो अगर सेम एज के होते हैं तो या तो दोनों में मार काट हो जाती है, टीवी में ही कुछ नुकसान हो जाता है, या तो ये हो जाएगा। अगर कोई उन दोनों में से जो बड़ा होगा, फिर क्या होता है, बड़े की चल जाती है कि नहीं आई विल सी, हम ही देखेंगे, मेरा चलेगा। वायलेंस कर दिया, मार दिया, 2 थप्पड़ बैठा दिया, खत्म। ये क्या है? ये नेगेटिव वायलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि ठीक है थोड़ा देर कुछ टाइम क्रिकेट देख लो, या जब तक इसका मैच इंडिया जब तक खेल रही है चलो ठीक है, बट आफ्टर दिस आई विल वॉच माई थिंग। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया, हमने कुछ अलग एक पीसफुल तरीका अपना लिया कि दोनों की चीज पूरी हो विदाउट एनी वायलेंस। ये क्या है? ये पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, ये इसको हमने पॉजिटिवली सॉल्व किया है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव कब होगा? जब हम उसको रिजॉल्व ही कर रहे हैं नेगेटिव मीन्स से। तो ये एक एबीसी ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ कंटेंट से नहीं जनरेट होता है कि हम उसको कुछ टीवी देखनी है, उसको कुछ टीवी देखनी है, ये तो कंटेंट है। कि कंटेंट यहाँ पे क्या है? कॉन्फ्लिक्ट की वजह। कंटेंट मतलब कंटेंट ही सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह नहीं होता कि हम किस बात पे लड़ रहे हैं। कंटेंट का मतलब क्या है? कि हम किस बात पे लड़ रहे हैं, कि हम उसको ये टीवी देखनी है, उसको ये टीवी देखनी है, ये कंटेंट है। सिर्फ इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपका एटीट्यूड, आप चाहते ही नहीं हो कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो, आप नेगेटिव एटीट्यूड रखे हुए हो कि नहीं आज तो हम ही देखेंगे। एक होता है ना ये आपका एक एटीट्यूड कि नहीं आज तो हम ही देखेंगे, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी कर लो। दिस इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज डिटरमिन्ड नॉट ओनली बाय द कंटेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जिस बारे में कॉन्फ्लिक्ट है सिर्फ उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, बट ऑल्सो द एटीट्यूड एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, जिन दोनों के बीच में या जिन 10 के बीच में, जरूरी नहीं है ना कि कॉन्फ्लिक्ट 2 ही लोगों के बीच में हो, 10 लोगों के बीच में भी हो सकता है ना। तो जो ये सबकी बात हो रही है कि जो जो उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है उसके एटीट्यूड से और उसके बिहेवियर से भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिटरमाइन होता है। तो ये क्या है? दिस इज द एबीसी ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत जरूरी है, ये आपके आगे के लिए भी एक वो है, अच्छी चीज है कि आपको पता रहे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। तो ये यहाँ साइकोलॉजी ये कहती है, पीस साइकोलॉजी ये कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली डिटरमिन्ड बाय द कंटेंट और द कॉन्ट्राडिक्शन, बट it is also determined by the attitude and behavior of the people who are involved in the conflict। I hope कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीका वॉयलेंस को कैटेगराइज करने का 3 तरीके में है, और दूसरा क्या होता है कि हम उसमें हायरार्कीज कर दे वॉयलेंस की। अब देखो, अब कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई, कॉन्फ्लिक्ट से क्या हमने कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू वॉयलेंस की बात की थी। अब हम आते हैं वॉयलेंस पर कि जब हम वॉयलेंस क्या है बेसिकली। देखो 3 तरीके के वॉयलेंस होते हैं। तो गैल्टन के अकॉर्डिंग जब हम वॉयलेंस को मेगा, मैक्रो, मीजो, माइक्रो लेवल पे सोच रहे हैं, तो ये गैल्टन ने दिया था इसके बारे में, राइट। एक होता है कलेक्टिव वॉयलेंस, एक होता है इंटरपर्सनल वर्सेस सेल्फ इंड्यूस्ड वॉयलेंस, ये WHO के अकॉर्डिंग है। लेकिन गैल्टन ने बोला कि जब हम वॉयलेंस के बारे में सोच रहे हैं मेगा लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, मीजो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, ठीक, मेगा क्या होता है? सबसे बड़ा लेवल, और माइक्रो क्या होता है? छोटा लेवल। तो दिस इज द डिग्री ऑफ वॉयलेंस। अब पीस वर्कर्स जो हैं वो क्या करेंगे? पीस वर्कर का क्या काम होगा
कि वो इन कॉर्नर्स पे एटीट्यूड, बिहेवियर और कंटेंट के किसी भी तीन, एनी ऑफ द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल को ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अब जैसे हमने कहा ना कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में ये बिहेवियर को या तो चेंज कर देंगे, या तो कंटेंट या कॉन्ट्राडिक्शन जिस बात पे हो रहा है उसको चेंज कर देंगे, या तो वो बिहेवियर पे ध्यान दे देंगे। तो पीस वर्कर का ये काम होगा। तो दे कैन ट्राई टू इंक्रीज नेगेटिव पीस बाय सिंपली प्रिवेंटिंग, रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग वायलेंस। तो नेगेटिव पीस कब होता है? नेगेटिव पीस का यहाँ पे देखो, नेगेटिव पीस कब होगा? जब हम वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां वायलेंस आ रही है वहां नेगेटिव पीस की बात होगी। नेगेटिव पीस क्या है कि हम पीस तो बना रहे हैं लेकिन हम वायलेंस यूज कर रहे हैं उस पीस में। हम कॉन्फ्लिक्ट तो कम कर रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट कम करके पीस बना रहे हैं, लेकिन हम वहां वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चा तो रो रहा है, वायलेंस, लेकिन हमने उसको शांत कराने के लिए क्या किया? 2 थप्पड़ लगा दिए। तो हम पीस तो लेकर आए लेकिन हम नेगेटिव तरीके से पीस ला रहे हैं, हम वायलेंस कर रहे हैं। तो नेगेटिव पीस क्या होती है? हम नेगेटिव पीस को इंक्रीज कर रहे हैं बाय सिंपली प्रिवेंटिंग, रिड्यूसिंग एंड स्टॉपिंग द वायलेंस। हम वायलेंस रोक रहे हैं। तो आप इतना समझिए कि नेगेटिव पीस कब जनरेट होगी? जब हम वायलेंस को जब वायलेंस करेंगे। और पॉजिटिव पीस कब इंक्रीज होगी? जब हम डायरेक्ट स्ट्रक्चरल और कल्चरल पीस को प्रमोट करेंगे और एक नॉन वायलेंट तरीका अपनाएंगे। तो जहां नॉन वायलेंस है वो पॉजिटिव पीस है, लेकिन जहां वायलेंस है वो नेगेटिव पीस है। अब देखो, डायरेक्ट वायलेंस, कल्चरल वायलेंस एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस जो है वो विजिबल होता है, बट कल्चरल और स्ट्रक्चरल वायलेंस इनविजिबल होता है इन नेचर। वायलेंस आप करते हो बट वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, और डायरेक्ट वायलेंस वही होता है कि वो एकदम सामने दिखाई देगा। आप वायलेंस कर रहे हो, एकदम सामने दिख रहा है, आप थप्पड़ लगा रहे हो, सामने दिख रहा है ना आपने वायलेंस किया। तो डायरेक्ट वायलेंस इज विजिबल इन नेचर। हम डायरेक्टली कहते हैं ना, डायरेक्ट आप करोगे तो सबको दिखेगा, तो हम चलो इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेशन भी हम करते हैं, कभी कभी जब हम किसी में डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कभी कभी तो हम डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि अरे काले रंग के इधर आ जाओ, गोरे रंग के इधर खड़े हो जाओ, या तो ये तो हम सामने सामने कर रहे हैं। बट अब हम कोई तरीका लगा दे इस तरीके का कि ये ऐसे करना है वैसे, और उस बेसिस पे हमने उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि उनको पता भी ना लगे कि हमने उनको डिस्क्रिमिनेट किया है। तो समझ रहे हो? जैसे हमने एक टेस्ट अब मान लो, अब देखो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक छोटा सा एक जेनरिक एग्जांपल है ये, कि अगर हमको चुनना है कि सबसे इंटेलिजेंट क्लास में कौन है और सबसे वीक कौन है। अब हम डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे कि तुम सबसे इंटेलिजेंट हो और तुम सबसे वीक हो, तो हम क्या करेंगे? हम एक पेपर बनाएंगे। मान लो चलो आज हमें टेस्ट लेना है, हम टेस्ट लेंगे। हमने टेस्ट ले लिया और फिर उसके बाद भाई अब जो बहुत इंटेलिजेंट है उसका तो अच्छा ही नंबर आएगा, और जो थोड़ा वीक है, अब हमने पेपर भी उस तरीके का बनाया कि भाई, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हमें सबसे बढ़िया वालों को चुनना है। अब हम डायरेक्टली चुनेंगे तो भाई डायरेक्टली तो भाई बच्चा जाके कहेगा ना कि स्कूल में ऐसा होता है, तो स्कूल वालों ने भी दिमाग लगाया कि हम भैया हम चुनेंगे, लेकिन हम ऐसे चुनेंगे कि इनको समझ ना आए। हमने एग्जाम कंडक्ट करा लिया, नंबर आ गए, अब हम क्लास में कहेंगे ये बच्चे जो खड़े हो जाओ, आपके नंबर तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको ऐसे से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, ये क्या है? अब बच्चों को खुद पता है कि मेरे नंबर तो कम थे इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हुए, है ना, होता है ना। तो अब लेकिन हमारी चीज ये टेस्ट लेना वाज इंटेंशनल इन नेचर। हमें पता था कि हम क्यों टेस्ट ले रहे हैं, हमें डिस्क्रिमिनेशन ही करना है। तो ये हम एक बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू कि डायरेक्ट क्या होता है, जो सामने दिखाई दे। हमने सामने क्लास में जाके कह दिया तुम खड़े हो जाओ, और तुम क्योंकि इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं वायलेंस ना। तो जो विजिबल इन नेचर है वो डायरेक्ट वायलेंस है, लेकिन जो बाएं दाएं तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें डायरेक्टली हम कर रहे हैं लेकिन नहीं दिख रहा है, वो वायलेंस का एग्जाम्पल, वो हमने डिस्क्रिमिनेशन का आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक दिखाई दे रहा है डिस्क्रिमिनेशन और एक नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसी तरीके से वायलेंस में भी होता है कि एक जो वायलेंस दिखाई दे रहा है और दो वायलेंस जो हम कर तो रहे हैं बट उतना डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, इनविजिबल इन नेचर है।
अब जैसे गैल्टन जो थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया। गैल्टन जो थे वो गांधीयन फिलोसोफर थे। अब इनको गांधीयन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, और उसी तरह गैल्टन भी नॉन वायलेंस पे ही बिलीव कर रहे थे, है ना। तो दोनों की फिलोसफी नॉन वायलेंस थी। तो इन्होंने वायलेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया। He established that a good typology of violence should conceptualize violence in a way which brings under the concept of violence that have something very important yet are desperate. उन्होंने बोला कि टाइपोलॉजी ऑफ वायलेंस उन्होंने बताई कि हम इस तरीके से वायलेंस को कंसेप्चुलाइज करेंगे कि वो वायलेंस के कंसेप्ट में तो आए, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन हो, लेकिन अलग हो, फिर भी वो डिस्पैरेट हो। डिस्पैरेट मतलब अलग अलग। तो गैल्टन ने टाइप्स ऑफ वायलेंस को डिस्टिंग्विश किया फ्रॉम इम्पेयरमेंट ऑफ फंडामेंटल नीड पर्सपेक्टिव, एंड इन्होंने so he distinguished types of violence from impairment of fundamental needs perspective and established the concept of direct structural and cultural violence. इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा। तो उन्होंने जो ट्रायंगल ऑफ वायलेंस बताया उसमें जो है जॉन गैल्टन के मेजर टाइप्स ऑफ वायलेंस आते हैं, डायरेक्ट वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड कल्चरल वायलेंस। 3 तरीके के उन्होंने वायलेंस की बात की है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है? एक तरीके का फिजिकल हार्म जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या हम देख सकते हैं, जैसे हमने किसी को मार दिया, फिजिकल असॉल्ट कर दिया, सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया, डायरेक्ट हम वायलेंस कर रहे हैं जो बहुत ही विजिबल है नेचर में। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी पूछ सकता है डोमेस्टिक वायलेंस किस तरीके का वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस इज डायरेक्ट इन नेचर, इट इज अ डायरेक्ट वायलेंस, है ना। तो डायरेक्ट में क्या है? पर्सनल लेवल पे वायलेंस अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो हम या तो सुसाइड करते हैं या हम ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, ये पर्सनल लेवल के डायरेक्ट वायलेंस है। जब आप खुद पर कर रहे हो, सुसाइड कर लेते हो, ये डायरेक्ट वायलेंस है ना, आप खुद को हार्म कर रहे हो डायरेक्टली। जब हम इंटरपर्सनल लेवल पे कर रहे हैं तो क्या है कि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस कर रहे हैं, हम सेक्सुअल वायलेंस कर रहे हैं, हम चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, किसी को मर्डर कर दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, वर्बल अब्यूज कर रहे हैं, है ना, निग्लेक्ट कर रहे हैं किसी को, ये इंटरपर्सनल लेवल पे होता है। और सोसाइटल लेवल पे जब हम वॉर कर रहे हैं, है ना, सेक्सुअल वायलेंस कर रहे हैं, वॉर में टॉर्चर कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कम्युनिटी में है। बहुत सारे वो तो तरीके होते हैं, लेकिन आपको बस समझना है कि डायरेक्ट वायलेंस एक्चुअली होता क्या है, जो विजिबल है। वॉर विजिबल इन नेचर है। तो वायलेंस जो है इट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, लेकिन क्लासिक फॉर्म ट्रेडिशनली इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स लाइक किलिंग, टॉर्चर, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, बीटिंग। क्योंकि जब वायलेंस हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी सिर्फ एक ही तरीके का वायलेंस आता है, अरे इसने वायलेंस किया, इसने तो हाथ उठाया होगा, मारा पीटा होगा, सॉल्ट किया होगा। तो ट्रेडिशनली हमारे दिमाग में तो यही कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, क्लासिक कॉन्सेप्ट यही है कि डायरेक्ट वायलेंस का यही मतलब होता है ना। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज scholar John described direct violence as the avoidable impairment of fundamental human needs or life, which makes it impossible or difficult for people to meet their needs or archive their full potential. ठीक है, तो ये क्या है? एक अवॉइडेबल इम्पेयरमेंट होता है फंडामेंटल नीड्स का। डायरेक्ट वायलेंस क्या है? अवॉइडेबल इम्पेयरमेंट ऑफ fundamental human needs or life, which makes it impossible or difficult for people to meet their needs or achieve their full potential. हम इसलिए वायलेंस कर रहे हैं क्योंकि हमारी ह्यूमन नीड है। जैसे थ्रेट, हम किसी को थ्रेट दिखा रहे हैं, थ्रेट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट वायलेंस, राइट। तो डायरेक्ट वायलेंस जो है उसको टिप ऑफ द आइसबर्ग माना गया है। डायरेक्ट वायलेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द टिप ऑफ द आइसबर्ग अकॉर्डिंग टू गैल्टन। ये पूछा जा सकता है, टिप ऑफ द, अगर वायलेंस है तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पे कौन सा वायलेंस है? डायरेक्ट वायलेंस। इट हैज इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स इफेक्ट आर विजिबल, मेनली द मटीरियल्स, बट नॉट ऑल ऑफ देम। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्यों टिप ऑफ द आइसबर्ग है? इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अच्छा बताओ। कि ये विजिबल है ना, लेकिन मेनली उसके मटेरियल्स विजिबल होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते ना, सारे नहीं होते।
जैसे हेट है, आप किसी को हेट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली नहीं दिखाइए, आपके मन में आपको साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा है, एनिमी है, इसके भी बहुत सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, बट ये दिखाई नहीं दे रहे। तो बीइंग द मोस्ट पॉपुलर एंड ऑब्वियस, डायरेक्ट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस, which is not true for preciously this visibility, which makes it easier to identify and therefore to combat. तो डायरेक्ट जो है, ये कॉमनली थॉट किया जाता है कि डायरेक्ट सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस होता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वायलेंस को तो हमें इजियर है ना मेरे लिए आइडेंटिफाई करना और उसको कम करना। जो चीज़ हमें सामने दिखाई दे रही है उसको तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होती है। हम किसी को देख रहे हैं, वो उसको 4 थप्पड़ मार रहा है, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट वायलेंस कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि वो वायलेंस कर रहा है, तो हम जाके उसको रोक सकते हैं। तो डायरेक्ट वायलेंस लोग कहते हैं कि सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस होता है, बट ये ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि वो विजिबल है, उसकी विजिबिलिटी की वजह से, है ना। हम उसको देख पा रहे हैं तो हम उसको इजिली कॉम्बैट कर पा रहे हैं, हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। So it is important to note that this type of violence is the manifestation of something, not its origin. Direct violence does not affect many people as cultural and structural violence, which are the hidden part of the iceberg. तो डायरेक्ट वायलेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं करता है। आपको जिससे हेट है, आपको जिससे ट्रॉमा है, आपको जिससे दिक्कत, आप उसी के संग में डायरेक्ट वायलेंस करने जाओगे, आप सबके साथ थोड़ी करने लगोगे। डायरेक्ट में ये नहीं आप डायरेक्ट वायलेंस सबको इफेक्ट नहीं करता है। डायरेक्ट वायलेंस आप किसी को मार रहे हो, है ना, तो सबको, तो आपको सबसे तो दिक्कत है नहीं कि आप जा रहे हो मारने। तो डायरेक्ट वायलेंस उतने लोगों को नहीं करता जितना एक कल्चरल या स्ट्रक्चरल वायलेंस करता है। और कल्चरल और स्ट्रक्चरल वायलेंस हिडन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग होता है, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते, हम वो इनविजिबल इन नेचर है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पे डायरेक्ट वायलेंस होता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है भाई? अभी तक तो डायरेक्ट वायलेंस क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चरल क्या होता है? ये सोशल सिस्टम पे बना है। हर सोसाइटी के अपने रूट्स होते हैं, अपनी एक पावर होती है ना। तो जब वायलेंस लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा बन जाए, जैसे डिस्क्रिमिनेशन है, माइग्रेशन है, तो स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है कि जब हमने एक सिस्टमैटिक तरीका चुन लिया और हमने कहा कि ये कुछ ग्रुप्स हैं, दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड इन देयर एबिलिटी, कि वो अपॉर्चुनिटीज एक्सेस नहीं कर सकती, वो हेल्थ केयर नहीं कर सकती, एजुकेशन सर्विसेज, हाउसिंग, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको वो एक्सेस नहीं कर सकती। हमने कह दिया ये वाला ग्रुप इसको नहीं करेगा एक्सेस। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है, और ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है ना। हमने कह दिया कि स्ट्रक्चरल वायलेंस, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइट। जनरल फॉर्मूला बिहाइंड, तो बेसिकली क्या है कि हम जब किसी को अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, पावर है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है, कह रहे हैं कि इस ग्रुप को ये नहीं देंगे या उनको, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनइक्वालिटी अबव ऑल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि हम पावर तो बांट रहे हैं लेकिन हम इनइक्वल पावर, अनइक्वल। स्ट्रक्चरल वायलेंस किल्स पीपल जस्ट एज श्योरली एज वायलेंट एपिसोड्स, बट स्ट्रक्चरल वायलेंस किल्स स्लोली। स्ट्रक्चरल वायलेंस भी लोगों को उसी तरह मारता है ना, लेकिन वो धीरे धीरे मारता है। और बेसिक ह्यूमन राइट का डेप्रीवेशन, ह्यूमन राइट्स को कटेल करता है, उनको ख़त्म करता है उनके, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है। इफ पीपल आर स्टार्विंग व्हेन दिस इज ऑब्जेक्शनली अवॉइडेबल, देन वायलेंस इज कमिटेड। लोग मर रहे हैं भूखे, हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, हम उनको खाना दे सकते हैं, लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं पॉवर्टी से। ये क्या है? वायलेंस इज कमिटेड, तब भी वायलेंस हो रहा है। स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होता है? साइलेंट है, ये दिखाई नहीं देता, राइट। इट इज ऑफन हार्डर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई सिंगल विक्टिम या सिंगल परपिट्रेटर तो है नहीं, जैसे डायरेक्ट वायलेंस में है, एक इंसान है, उसके ऊपर वायलेंस हो रहा है डायरेक्टली, है ना। इट इज मोर इनडायरेक्ट।
बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में, और बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको इंड्यूस भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे सफ़र भी कर रहे हैं। Structural violence exists when some groups, class, gender, nationalities are assumed to have, in fact, do have more access to goods, resource, and opportunities than other groups. And this unequal advantage is built into the very social political system. एक ग्रुप ऑफ पीपल को वही एजुकेशन मिल रही, दूसरे को नहीं मिल रही है। तो एक कुछ ग्रुप, कुछ क्लास, कुछ जेंडर, कुछ नेशनैलिटी, उनके पास ज्यादा एक्सेस है गुड्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए देन दूसरा ग्रुप। ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है, राइट? ये स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है। इट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। हम इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक सिस्टम में पॉलिटिक्स को यूज कर रहे हैं और लोगों को वो चीज एक्सेस नहीं दे रहे हैं। हम पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं, हम पॉलिटिकली काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम उस सिस्टम में काम करके ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चरल इन नेचर है। हम थ्रू पॉलिसीज, थ्रू प्रैक्टिसेस इसको यूज करें। स्ट्रक्चरल इन नेचर क्या होता है? हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू, चाहे वो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिकली, हम पॉलिसीज के थ्रू, प्रोसीजर्स के थ्रू इसको कर रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रक्चरल है। और वायलेंस क्यों है? क्योंकि ये लोगों को हार्म कर रहा है, इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल वायलेंस बोलते हैं। कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या करता है? इट डिस्टर्ब्स द एबिलिटी ऑफ इट्स विक्टिम टू मीट देयर मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड। और कुछ ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कभी कभी कि उनको बेसिक ह्यूमन नीड भी नहीं मिल रही होती है। कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेशन है, कभी कभी स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो मैनिफेस्ट हो जाता है एक्सप्लिसिटली, कभी कभी वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि दिखाई भी देने लग जाता है कि एक पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल, अभी जैसे हमने कहा कि स्ट्रक्चरल वायलेंस किससे प्रोड्यूस होगा? सिस्टम से, प्रैक्टिसेस से, पॉलिसीज से, नॉर्म से, जो इंस्टीट्यूशन, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि फीमेल्स विल बी एट डिसएडवांटेज, और हम एक फीमेल को हम फीमेल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि आई एम नॉट प्रमोटिंग यू। फीमेल्स को हम डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि आई एम नॉट, हम आपको आगे इसलिए लेके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स को, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ फीमेल्स को आगे नहीं प्रमोट किया जाता है, बट हम उनको एहसास नहीं होने दे रहे। हम कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के थ्रू हम ऐसा कर रहे हैं, है ना? ये स्ट्रक्चरल वायलेंस हो गया। जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो सकता है ना? तो ये स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो सिस्टम से, प्रैक्टिसेस से, पॉलिसीज से, नॉर्म के थ्रू होता है, जो इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप अडॉप्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ वायलेंस। और क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्क्रीट पर्सन नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट होता है। ठीक है? तो स्ट्रक्चरल वायलेंस इज ऑफन एक्सेप्टेड एज नॉर्म्स इन द सोसाइटी। प्रीमियरली स्ट्रक्चरल वायलेंस इज द रिजल्ट ऑफ हायरार्किकल रिलेशंस विद इन एंड बिटवीन सोसाइटीज, कि जो लोग टॉप पे हैं वो नीचे वालों को ऑप्रेस कर रहे हैं जो बॉटम पे है। तो जो जोहान गैल्टन है, ही डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म्स एंड द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस व्हिच आर एक्सप्लॉइट। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन होता है, पेनिट्रेशन, सेगमेंटेशन, मार्जिनलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है। नेगेटिव पीस क्या है? तो अब फिर से इस पे आ जाओ कि नेगेटिव पीस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस नहीं हो रहा है। और पॉजिटिव पीस किससे कैरेक्टराइज हो रही है? जब स्ट्रक्चरल वायलेंस एब्सेंट हो। पॉजिटिव पीस कब आएगी? जब स्ट्रक्चरल वायलेंस ना हो। तो दोनों डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस को हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल वायलेंस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। डायरेक्ट इज फिजिकल, स्ट्रक्चरल इज साइकोलॉजिकल। डायरेक्टेड एट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और नॉट। डायरेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पर होता है, स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है। डायरेक्ट इंटेंडेड होता है, स्ट्रक्चरल हमेशा इंटेंडेड नहीं होता है। और मैनिफेस्टेड होता है, एक्सप्रेस्ड इन मैनिफेस्ट या लेटेंट। लेटेंट मतलब हिडन होता है। तो आप इसको एकदम ऐसे पढ़ो कि बोथ डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस।
डायरेक्ट वायलेंस मोस्टली फिजिकल इन नेचर होता है और स्ट्रक्चरल वायलेंस साइकोलॉजिकल होता है. डायरेक्टेड एट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, मतलब डायरेक्ट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है. इंटेंडेड और अनइंटेंडेड. डायरेक्ट वायलेंस इंटेंडेड इन नेचर, हम जानबूझ के वो कर रहे होते हैं. इंटेंडेड हम कभी कभी नहीं भी वो जानबूझ के करते हैं, तब भी वो हो जाता है हमसे. और डायरेक्ट वायलेंस मैनिफेस्टेड होता है, देख सकते हैं, और लेटेंट मतलब हिडन मतलब स्ट्रक्चरल वायलेंस. तो डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंटरडिपेंडेंट काम करता है. ऑल्दो डायरेक्ट ज्यादा विजिबल है, इजिली हम परसीव करते हैं, लेकिन हम इससे यह मान नहीं सकते कि स्ट्रक्चरल वायलेंस से कम सफरिंग होती है. फिर तीसरा होता है कल्चरल वायलेंस. कल्चरल वायलेंस क्या है भाई? कि जब लोग एक्सेप्ट करते हैं और लोग जस्टिफाई करते हैं कि वायलेंस तो मेरे कल्चर का एक हिस्सा है, मतलब हमारे मतलब इसको एक नॉर्मल बना दिया है, कल्चरल वायलेंस को नॉर्मल बना दिया. इट इंक्लूड्स द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स प्रिवेलिंग एज स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिसेस इन द सोसाइटी. तो कल्चरल वायलेंस डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल को एक्सप्लेन करता है और उनको एक नॉर्मल, एक जस्टिफाई करता है, उनको नॉर्मल वायलेंस बनाता है. तो कल्चरल वायलेंस इज डिफाइंड एज एनी एस्पेक्ट ऑफ अ कल्चर दैट कैन बी यूज्ड टू लेजिटिमाइज वायलेंस इन इट्स डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल फॉर्म. ठीक है. जो हमारे कल्चरल वायलेंस मोस्टली क्या होता है, जो प्रिवेलिंग एटीट्यूड्स हैं, जो प्रिवेलिंग बिलीव्स है, जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं, पावर के बारे में हमें बताया गया है ना. सारे कल्चर्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि किलिंग अ पर्सन इज अ मर्डर. किसी को मार रहे हैं तो वो मर्डर है, लेकिन अगर हम हजारों लाखों को मार रहे हैं तो वो वॉर है. ये कल्चर सिखा रहा है. तो symbolic violence built into a culture does not kill or maim like direct violence. एग्जाम्पल क्या है कल्चरल वायलेंस का? डिवीजन ऑफ कल्चर इनटू रिलीजन, आइडियोलॉजी, आर्ट, लैंग्वेज. थ्योरी ऑफ कल्चरल वायलेंस दो बेसिक पॉइंट्स है गांधीइज्म में, डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी ऑफ लाइफ एंड यूनिटी ऑफ मीन्स एंड एंड. तो पीस साइकोलॉजी क्या कर रही है? इट एम्स टू प्रमोट द नॉन वायलेंट मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग. तो क्रिस्टी ने सजेस्ट किया 2x2 मैट्रिक्स पीस साइकोलॉजी की, जहां पे डायरेक्ट वायलेंस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल एंड क्रॉस्ड विद पीस एंड वायलेंस, delineating 4 areas of interest: डायरेक्ट, स्ट्रक्चरल, डायरेक्ट पीस एंड. तो डायरेक्ट पीस जब हम बनाते हैं तो हम पीस मेकिंग करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल पीस बना रहे हैं तो हम पीस बिल्डिंग करते हैं. अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. देखो, वायलेंस में हम 3 चीज़ें करते, पीस बनाने में हम हमारे 3 चीज़ें होती है. एक होता है पीस कीपिंग, एक होता है पीस मेकिंग, एक होता है पीस बिल्डिंग. A first step in peace building education is to recognize the conflict problems that may cause or escalate violence and choose to handle those conflict in non-violent space. सबसे पहला पीस बिल्डिंग में क्या होता है कि हम पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स क्या है जो कि वायलेंस को बढ़ा रही है, जो वायलेंस को कॉज कर रही है. फिर हम चूज करते हैं कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को नॉन वायलेंट तरीके से कैसे हैंडल करें. तो 3 चीजें होती है कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने की. ठीक है. पीस कीपिंग, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग. पीस कीपिंग क्या है? देखो, सबसे छोटा सर्कल पीस कीपिंग होता है, फिर थोड़ा पीस मेकिंग, फिर पीस बिल्डिंग. इसका क्या मतलब है? पीस कीपिंग का मतलब होता है सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर लाइक मॉनिटरिंग, रेगुलेटिंग, सेपरेटिंग पार्टीज. इट इज एन एफर्ट टू स्टॉप और लिमिट द हार्मफुल सिम्टम्स ऑफ एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, अब्यूज है, अटैक है, एंड टू स्टैब्लिश सफिशिएंट सेफ्टी. हमने पीस कीपिंग कर दी, हमने कुछ कंट्रोल मेजर लगा दिया, हमने मॉनिटर करना चालू कर दिया, रेगुलेट करना चालू कर दिया, और हमने जो हार्मफुल चीज़ें थी डायरेक्ट, जैसे अब्यूज़ हो रहा, अटैक हो रहा है, इसको हमने डायरेक्टली कम करने की कोशिश की. तो पीस कीपिंग एक लिमिटेड गोल है. इसको हम एक पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर प्लेस पे यूज करते हैं, पर्टिकुलर वक्त पे करते हैं. पीस कीपिंग कंट्रोल्स आर फ्रीक्वेंटली ओवर यूज्ड. मतलब बेसिकली क्या है, पीस कीपिंग जो है वो इट मेंटेन्स हायरार्कीज विदाउट सॉल्विंग और हीलिंग द कॉन्फ्लिक्ट कॉजिंग द वायलेंस. पीस कीपिंग सर्कल सबसे छोटा है डायग्राम में, क्योंकि पीस बिल्डिंग सिस्टम में पीस कीपिंग कम जरूरत होती है. क्योंकि पीस कीपिंग में क्या, लेकिन
जो पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग होता है वो वायलेंस के रूट्स को ड्यूरेबल, देखो आज हम शांत कर देंगे पीस को, आज हम तुम्हारे बिहेवियर को रेगुलर मॉनिटर कर देंगे, लेकिन हम वो लंबे समय तक तो नहीं कर सकते ना। तो पीस कीपिंग शॉर्ट स्पैन के लिए होता है। पीस कीपिंग में कि हमने कंट्रोल मेजर यूज कर लिए, हमने कोशिश की रोकने की, और कभी कभी हम उसको पीस कीपिंग को हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग स्पैन के लिए नहीं यूज होता है, वो जड़ से वायलेंस खत्म नहीं करता पीस कीपिंग। लेकिन पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग जो होता है वो जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है, वो रूट्स पे जाता है वायलेंस के। जैसे पीस मेकिंग क्या है, हम इसमें डायलॉग करेंगे, डेलिब्रेशन, हम डिस्कशन करेंगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करेंगे, है ना, हम नेगोशिएशन कर लेंगे, हम डिसीजन मेकिंग यूज करेंगे, हम दोनों पार्टी को समझाने की एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, नीड्स एंड डिजायर, दोनों पार्टी की नीड और डिजायर को जानने की कोशिश करेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट में है ना, एक सिचुएशन को हम कैसे जॉइंटली एक डिसीजन को क्रिएट कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे करने की। पीस कीपिंग की तरह पीस मेकिंग इज एन इंटरवेंशन इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड्स। पीस कीपिंग को अगर हम हटाए तो पीस मेकिंग क्या करता है, एक म्यूचुअल डायलॉग इस्तेमाल करता है कि हम इमीडिएट प्रॉब्लम को कैसे करें, मतलब वायलेंस के बिना हम डेलिब्रेशन डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं पीस मेकिंग करने में, हम दोनों के इंटरेस्ट को, दोनों के एफर्ट्स को देख रहे हैं हम कैसे कर सकते हैं, ये पीस मेकिंग है। और वहीं पे पीस बिल्डिंग क्या करता है, अंडरलाइंग कॉज क्या है इनजस्टिस का, और फ्यूचर वायलेंस भी कैसे कम हो। पीस बिल्डिंग का सबसे बड़ा काम फ्यूचर वायलेंस के लिए भी होता है कि फ्यूचर में आप कैसे और इसको खत्म कर सकते हैं, हम उस पर नजर रखते हैं, उन फैक्टर्स पे, जैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पीस पे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनके एब्सेंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकते हैं। तो पीस बिल्डिंग जो है इट एम्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लैप्सिंग और रीलैप्सिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट by strengthening the national capacities at all levels, और सस्टेनेबल पीस और डेवलपमेंट की बात करता है। कहा ना फ्यूचर की भी बात करेगा, भाई फ्यूचर में ये चीज नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर में ये ना हो, कैसे हम इसको स्ट्रेंथन करें कि वो रिलैप्स ना हो जाए, आज कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुई कल आ गई, ये नहीं है पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग मतलब बचाना, रिलैप्स ना हो, फिर से ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सस्टेनेबल पीस लानी है एकदम हमेशा फ्यूचर में भी रहे तो ये भैया लंबा समय लगेगा ना। तो ये कोर इश्यूज को मेजर करता है जो सोसाइटी, स्टेट सबको अफेक्ट कर रही है। तो ये डिफरेंस है पीस कीपिंग में, पीस मेकिंग में और पीस बिल्डिंग में। पीस बिल्डिंग में हम कोशिश करते हैं कि हम फ्यूचर में भी इसको कैसे रोकें, हम ऐसी चीजें बनाएं, ऐसे इसका एड्रेस करें कि अंडरलाइंग कॉज पता चले इनजस्टिस को, और हम उस पर आई रखें उन फैक्टर्स पर। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये, लैप्सिंग रिलैप्स ना हो कॉन्फ्लिक्ट का, फिर से कॉन्फ्लिक्ट ना आ पाए, ये पीस बिल्डिंग है। तो सबसे बड़ा काम क्या है, पीस बिल्डिंग का है। तो ये क्या है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल रिलेशन। सिस्टमैटिक फैक्टर्स को ये रिपेयर करेगा जो हार्मफुल कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉज भी कर रहा था और बढ़ा भी रहा था, एग्जैकरबेटिंग। तो पीस बिल्डिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑनगोइंग प्रिपरेशन फॉर ड्यूरेबल जस्ट पीस। ड्यूरेबिलिटी रहनी चाहिए ना, लंबे समय तक पीस बनी रहे, ऐसा पीस कीपिंग की तरह नहीं आज किया अभी कल फिर हो गई। पीस कीपिंग इसलिए छोटा सर्कल है, ठीक है। तो बाय टीचिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पीस मेकिंग प्रोसेसेस, डेमोक्रेटिक कैसे हम इसको कर सकते हैं, जब हम उनको सिखाएं, हम इम्प्लीमेंट करें ये सारी चीजें, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस से हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो पीस बिल्डिंग सर्कल लार्जेस्ट है डायग्राम में, क्यों, क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर प्रिपेयरिंग एंड हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पीस कीपिंग क्या करता है, इट एम्स टू कंट्रोल बिहेवियर, टू स्टॉप और लिमिट द वायलेंस जो एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे हो रही है, विदाउट एड्रेसिंग इट्स कॉजेज। आपस में वो दोनों लड़ रहे हैं तो हम, कोई उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, हम वहां जाके क्या करेंगे, हम उनको रोकेंगे, हम लिमिट करेंगे, वायलेंस मत करो, वायलेंस मत करो, उनको छुड़ाएंगे, उनको हटाएंगे। लेकिन हम उनसे ये जान नहीं रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आओ बैठे बात करें, चलो बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम बताओ, नेगोशिएशन करते हैं, बातें करते हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट जान, ये नहीं करेंगे पीस कीपिंग में।
पीस कीपिंग में हम सिर्फ बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ स्टॉप कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं वायलेंस को। तो पीस कीपिंग क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वायलेंस हो रहा है उसको हम रोक रहे हैं बिना उसके कॉज को एड्रेस किए। हम उसके कॉज नहीं जानते हैं पीस कीपिंग में, इसीलिए वो सबसे छोटा सर्कल है। ये टेम्पररली कंट्रोल कर लेगा वायलेंट बैरियर को, हमेशा लंबे समय के लिए नहीं कर सकता, ये तुरंत तुरंत करता है बस। पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग क्या होता है, वो क्या, ये दोनों एफर्ट करते हैं कि हम कैसे इसको हम रिजॉल्व करें प्रॉब्लम को, हम कैसे इसको समझें, हम इनको कैसे, इनके कंसर्न्स, नीड्स सबको मद्देनजर रखते हुए। और पीस मेकिंग जो है वो क्या करता है कि बढ़े हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को ये रिजॉल्व करता है म्यूचुअल डायलॉग, म्यूचुअल डेलिब्रेशन से। तो पीस मेकिंग डायलॉग इज अ नेसेसरी दो नॉट सफिशिएंट एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पीस बिल्डिंग। अब पीस मेकिंग डायलॉग जरूरी होता है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मतलब पीस मेकिंग आपने कर ली तो आप यहाँ रुक नहीं सकते, आपको पीस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। पीस बिल्डिंग मतलब आपको को डेवलप करना पड़ेगा हेल्दी इंक्लूसिव रिलेशनशिप्स को, डेमोक्रेटिकली आपको नेगोशिएट करने पड़ेंगे फेयर प्रोसेस एग्रीमेंट्स इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो फंडामेंटल सोशल सिस्टमिक इनजस्टिस को भी ट्रांसफॉर्म कर सके। अगर आपने सोचा कि चलो अब तो हमने डायलॉग कर लिया, अब बातचीत हो गई, एफर्ट देख लिए, चलो यहीं खत्म करो, नहीं, हम पीस बिल्ड मेकिंग में भी तो रोक सकते थे, लेकिन पीस बिल्डिंग करना जरूरी है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो पीस बिल्डिंग इज पार्टिसिपेशन इन प्रोसेसेस फॉर मेकिंग पीस एंड बिल्डिंग पीस। कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व कर ही रहे हैं लेकिन सोशल रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि आगे ऐसा ना हो। तो पीस बिल्डिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट वो पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मिंग सोशल रिलेशनशिप्स। अब आ जाओ वायलेंस और पीस पे। वायलेंस को समझना होगा, कैसे आप इसको कम कर सकते हो। आपको उसके वायलेंस कई सारे फॉर्म ले सकते हैं, उसके साइकोलॉजिकल रूट्स को आपको जानना पड़ेगा कि वायलेंट बिहेवियर कहाँ से आते हैं, फ्रस्ट्रेशन से, फियर से, ये सब चीज़ों से। और नॉन वायलेंस का क्या है कि फिजिकल साइकोलॉजिकल तो नहीं करेंगे। अब जब आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बड़े लेवल पे कर रहे हो, मैक्रो लेवल पे, तो आप कैसे करोगे? डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन यूज करोगे, ओपन कम्युनिकेशन करोगे, पीसफुल डायलॉग करोगे, ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करोगे दोनों पार्टीज की, है ना, जो कि जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बड़े लेवल पे। फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन और पीस ट्रीटीज को करोगे, अलायंसेस जोड़ोगे, ट्रीटीज लाओगे, है ना, लॉन्ग टर्म पीस को लेकर आओगे। आप ट्रांजिशनल जस्टिस का यूज करोगे, मतलब जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए हैं, ट्रुथ और ये सब, ये चीज़ों को आप यूज करोगे। आप पास्ट रॉन्ग्स को देखोगे, एक प्लेटफॉर्म लाओगे विक्टिम्स को कि वो साइकोलॉजिकल हीलिंग करे, तो इसको ट्रांजिशनल जस्टिस कहते हैं। साइकोलॉजिकल हीलिंग करोगे आप, इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बड़े लेवल पे होगा। और वहीं पे जब आप मीडिया के थ्रू, मीडिया का क्या रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में? पब्लिक ओपिनियन मीडिया शेप करती है, सबसे बड़ा तो यही रोल है कि मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग पब्लिक परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। या तो उसको वो मिटिगेट करेगी या तो बढ़ाएगी टेंशन को। पीस जर्नलिज्म, इट एम्फसाइजेस नॉन वायलेंट सॉल्यूशंस, ह्यूमन सेंट्रिक नैरेटिव बताती है, अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी को बढ़ाती है, वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करती है। तो मीडिया का क्या रोल है कि वो पब्लिक ओपिनियन शेप कर रही है। दूसरा रोल है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रही है, क्योंकि जब वो टाइमली और एक्यूरेट आपको इंफॉर्मेशन दे रही है तो इससे आपकी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रही है तो आप उससे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस होता है। डिसीजन मेकिंग आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, आप डिसीजन लेने चल रहे हो, नहीं। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग मतलब आपको वो पता है कि आप किस लिए डिसीजन ले रहे हो, पूरे तरीके से आपको चीज़ें आपको इन्फॉर्म की गई है, रिलायबल आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये मिस इन्फॉर्मेशन ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो मीडिया क्या करेगा? आपको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहा है, इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है। फिर डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर करेगा। मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन डायलॉग कर सकता है और अंडरस्टैंडिंग पार्टीज के बीच में बढ़ा सकता है ना। काउंटरिंग हेट स्पीच एंड प्रोपेगेंडा, जैसे कॉन्फ्लिक्ट में जो आग लगाने के लिए आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, है ना, आप स्पीच दे रहे हैं,
तो इसमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट, ये काउंटर करेगा हेट स्पीच को, प्रोपेगेंडा को, ठीक है। पीस बिल्डिंग नरेटिव्स, नरेटिव को ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन से पीस ओरिएंटेड स्टोरीज पर लेकर जाएगा कि भाई पीस बन ही रहे। पॉजिटिव नरेटिव सेट करेगा, होप इंस्पायर करेगा, एक कलेक्टिव कमिटमेंट लेकर आएगा पीस की तरफ। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो नरेटिव सेट कर रही है, वो आपको फॉस्टर कर रही है डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग करने का, वो पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, है ना। तो जो भी ज़रूरी चीज़ थी पीस साइकोलॉजी की, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था फॉर योर यूजीसी नेट, जो अभी 10th को भी होना है, तो फॉर दैट पर्पज़ ये पूरा जो लेक्चर है आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आपको पता है ना कि अब वायलेंस क्या है, नॉन वायलेंस क्या है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है, कितने टाइप्स ऑफ वायलेंस होते हैं, पीस बिल्डिंग क्या है, पीस मेकिंग क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता है। कौन ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था पीस को, ये भी आपको पता है, एग्जाम्पल्स भी आपको पता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा जो भी आपका एग्जाम होने वाला है ऑन 10th। सो ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स फॉर योर एग्जाम। और आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर 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 कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और जो लर्नर्स हैं उनके साथ, ताकि वो भी इसको प्रिपेयर कर पाएँ, है ना। एंड आपको जो भी आप और टॉपिक्स पढ़ने हैं ज़रूर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन एनी और द अदर वे। ओके, तो साइकोलॉजी में पाठशाला, साइकोलॉजी की पाठशाला में सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।